वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रिचर्ड ई ब्राइट। रिचर्ड ई ब्राइट एक साइंटिस्ट थे और वो अमेरिकन थे। Richard E. Bright has received the Cyril Scholar Award and the Siring Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। तो इन्होंने बायोकेमिस्ट्री और मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए सिरिल स्कॉलर अवार्ड और शिरिंग प्लॉ अवार्ड हासिल किया। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। इनका तितलियों को लेकर जो इंटरेस्ट था उसने विज्ञान की दुनिया इनके लिए खोल दी। चैप्टर पढ़ते हैं किस तरह से ये साइंटिस्ट बने। एट द एज ऑफ 22 साल की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, जो पहले स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे, एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑफ हाउ सेल्स वर्क। और इन्होंने वैज्ञानिक दुनिया में एक नई थ्योरी की खोज की कि किस तरह से कोशिकाएं जो हैं वो कार्य करती हैं। रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी। और ये थ्योरी दो लोगों ने मिलकर, यानी रिचर्ड ई ब्राइट ने और उनका जो कॉलेज रूममेट था, उन्होंने उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था एक आर्टिकल में। और ये आर्टिकल किस में छपा था? प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये एक पत्रिका थी, एक साइंटिफिक जर्नल, जिसमें इनका ये आर्टिकल छापा गया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल ने, यानी कोई बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका थी, जिसने महान साइंटिस्ट की कोई थ्योरी को ना छापते हुए जो कॉलेज स्टूडेंट थे उनकी थ्योरी को छापा था। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग अ बिग लीग एट द एज ऑफ 15। और अगर खेलकूद की बात से कंपेयर किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। बिग लीग मीन्स नो मोर बेबी स्टेप्स, इट्स टाइम फॉर अ बिग लीग, यानी छोटे छोटे कदमों की बजाय कोई बड़ा कदम उठाना। और 15 साल की उम्र में रिचर्ड ने ये कदम उठाया तो मानो कोई होम रन लिया हो। होम रन मीन्स होता है, जो बेसबॉल में एक गेम होता है, उसमें होम रन का मतलब होता है कि प्लेइंग फील्ड से बॉल को बाहर हिट कर देना, या फिर जो चारों कॉर्नर होते हैं वहाँ बगैर रुके भागकर होम रन पूरा करना। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड। और उनके लिए ये पहली बार एक अच्छी और बड़ी अचीवमेंट थी विज्ञान और दूसरी फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाई। और ये सब कैसे शुरू हुआ? ये सब तितलियों के साथ शुरू हुआ। एन ओनली चाइल्ड, ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रेडिंग पेंसिल्वेनिया। और वो अकेले बच्चे थे अपने माँ बाप की, इकलौती औलाद। तो ई ब्राइट जो हैं वो नॉर्थ ऑफ रेडिंग एक सिटी का नाम है जो पेंसिल्वेनिया में है, और वहाँ ही वो बड़े हुए थे। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। और वो बताते हैं कि वहाँ ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, तो मैं वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विदाउट अ टीम ऑफ वन। और मैं अकेला था, इसलिए ना ही मैं फुटबॉल खेल सकता था, ना ही कोई बेसबॉल खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। लेकिन एक ही काम था ऐसा जो मैं कर सकता था, जो था चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर। उन्होंने ऐसा ही किया और हमेशा वो चीज़ों को कलेक्ट करते रहे। बिगनिंग इन द किंडरगार्टन, ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज। और बचपन से ही उनकी डिटर्मिनेशन थी, पूरी निष्ठा के साथ वो तितलियों को इकट्ठा करते थे। दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। और उनकी एक्टिविटीज़ इसी तरह से डिटरमाइन रहती थीं। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉजिल्स एंड कॉइन्स। और वो तितलियों के साथ साथ चट्टानों को, फॉजिल होते हैं डेड और प्लांट और एनिमल्स, यानी जो जीवाश्म होते हैं उनको कहा जाता है, एंड कॉइन्स यानी सिक्के। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर। और वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक, ईगर होते हैं जो पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य करते हैं। तो वो एक एस्ट्रोनॉमर थे जो कभी कभी स्टार गेजिंग ऑल नाइट, यानी पूरी रात तारों को देखते थे। फ्रॉम द फर्स्ट
ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। और शुरू से ही उनका जो तेज़ दिमाग था वो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहता था। ही हैड अ मदर, उनके पास उनकी माँ थी, हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। वो उनको काफ़ी प्रोत्साहित करती थी, किसी भी प्रकार का सीखना हो, उनका इंटरेस्ट हो उसमें वो उनको प्रोत्साहित करती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, और इसके लिए वो ट्रिप्स पे ले जाती थी उनको। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। और वो उनको इसके लिए टेलीस्कोप दिलाती थी जिससे वो तारों को देख सकें, माइक्रोस्कोप दिलाया था जिससे वो छोटी छोटी चीज़ों को, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्म जीवी, जिसमें वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकें, फ़ोटो खींच सकें। और माउंटिंग मटेरियल जिससे वो उसको एडहेसिव बना सकें, जैसे स्लाइड्स वगैरह होती हैं उसको माउंट मटेरियल से ही स्लाइड बनाई जा सकती हैं। तो किसी भी प्रकार से उनको मदद मिल सके ऐसी वो सारी चीज़ें उनको दिलाती थी। I was his only companion until he started school, his mother said। और उनकी माँ बताती हैं कि मैं अकेली उनकी एक साथी थी जब तक उन्होंने स्कूल शुरू नहीं किया था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। और स्कूल में पहुंचने के बाद उनके कुछ दोस्त बन गए तो मैं कुछ दोस्त उसके घर पर ला पाई। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन रात का समय ऐसा होता था कि बस हम दो ही एक दूसरे के साथ होते थे, सारे काम हम लोग ही एक साथ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ, क्योंकि रिची जो था वो मेरी पूरी जिंदगी था। आफ्टर हिज फादर डाइड, क्योंकि उनके पिताजी जो नहीं रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद रिची जो था वही उनका एकमात्र सहारा था। व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जिस समय उनके पिता की मृत्यु हुई वो थर्ड क्लास में पढ़ता था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो और उनका जो बेटा रिची था वो पूरी शाम जो था वो डाइनिंग टेबल पर ही गुजारता था। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। और वो बताती हैं कि अगर उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई फिजिकल वर्क नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो वो सीख सके। हिज मदर सेड दिस थिंग, और ऐसा वो बताती हैं। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न, और उसे इस तरह के काम बहुत पसंद आते थे, वो यही सब सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो सीखता भी था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे, टॉप ग्रेड्स लाते थे। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और बाकी दिन वो वैसे ही थे जैसे कि बाकी बच्चे। तो ये उनकी माँ जो हैं उनके बारे में बता रही हैं। By the time he was in second grade, Ebride had collected all 25 species of butterfly। और जब वो सेकंड ग्रेड में थे, सेकंड क्लास में थे, तो ईब्राइड ने लगभग 25 की 25 प्रजातियां जो थी तितली की वो इकट्ठी कर ली थी। कहाँ? जो उनका होम टाउन था, जहाँ वो रहते थे रेडिंग में, उसके आसपास का जितना इलाका था वहाँ से। ये देखिए, ये एक चार्ट दिया है। ये 6 हफ्ते जो कलेक्शन हुआ है बटरफ्लाइज का, स्पीशीज़ और सब स्पीशीज़ रेडिंग पेंसिल्वेनिया में, और उन्होंने ये सारी स्पीशीज़ को कलेक्ट किया है। आप इन्हें पढ़ सकते हैं। दैट प्रॉब्ली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। लेकिन शायद मेरा बटरफ्लाई का कलेक्शन जो था उस दिन ख़त्म हो जाता, ऐसा वो बताते हैं। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक। लेकिन तभी मेरी माँ ने मुझे एक बच्चों की किताब ला के दी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो इस नाम की किताब उन्होंने जब ला के दी, दैट बुक विच होल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और उस किताब में जिस तरह से बताया गया था कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं किस तरह से माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका जाती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ईगर यंग कलेक्टर। और उस यंग कलेक्टर जो छोटा सा बच्चा था, उसकी साइंस के प्रति जो उत्सुकता थी उसको उस किताब ने बढ़ा दिया था। यानी अगर बटरफ्लाइज के बारे में बात ना होती तो वो इंसान एक साइंटिस्ट नहीं बन पाता। At the end of the book, reader were invited to help the study butterfly। और किताब के आखिर में पाठकों के लिए इनविटेशन था कि वो भी बटरफ्लाई के जो माइग्रेशन है उसमें
उसकी स्टडी में वो मदद कर सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। और उसमें ये भी लिखा था कि आप बटरफ्लाइज को जो भी स्टडी करते हैं उस पर टैग कर सकते हैं और रिसर्च के लिए भेज सकते हैं डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट के पास, जिनकी एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कनाडा में हुई थी। और डॉक्टर फेडरिक जो थे वो एक कैनेडियन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने भी बटरफ्लाइज के ऊपर एक बुक लिखी थी। ईब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट, और ईब्राइट की जो माँ थी उन्होंने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा। एंड सून ईब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स, और जल्द ही ईब्राइट्स को जो लाइट एडेसिव टैग्स होते हैं, लाइट जिनमें रोशनी हो, एडेसिव यानी चिपकने वाले टैग होते हैं कि आप किसी भी तितली के बारे में आप पढ़िए और उनके बारे में कोई चीज़ टैग करिए कि जिससे कि जब वो उड़ के वापस आपके पास आ सके तो आप उस पर स्टडी कर सकें कि इतने समय के बाद वो उसमें क्या चेंजेस आए हैं। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to डॉक्टर अर्कहार्ट। और ये भी था कि उस टैग बटरफ्लाई के लिए कहा गया था कि अगर किसी को मिले तो वो उसे डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दें स्टडी के लिए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रेडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर, और यहाँ जो एक ग्राफ दिया है ये लेट समर का है, जब समर ख़त्म होने वाला था तो उन्होंने 6 स्पीशीज़ को कलेक्ट किया था। 6 प्रकार की बटरफ्लाइज थी और उसमें उन्होंने 6 हफ्तों में उनको कलेक्ट किया था। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, अगर आप एक एक करके भी उनका पीछा करेंगे तो आप बहुत मुश्किल से ही कुछ को पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वॉज रेज्ड अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, तो उनका अगला कदम ये था ईब्राइट का कि वो अपने ही घर में एक जो बटरफ्लाइज हैं उनको रेस करें, यानी वहाँ पर उनकी पैदावार हो सके। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्च, इसीलिए उन्होंने एक फीमेल मोनार्च को पकड़ा, टेक हर एग्स और उसके अंडे लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उनके घर का तहखाना था, यानी जो घर के नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर उन्होंने उनकी पैदावार की थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा एंड एडल्ट बटरफ्लाई। और आपने बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में अगर स्टडी की है तो आप जानते होंगे कि अंडे से कैटरपिलर बनता है, उससे प्यूपा और फिर उससे एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। इसीलिए उन्होंने बेसमेंट चुना उनकी डेवलपमेंट के लिए। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर जब वो बटरफ्लाइज एडल्ट फॉर्म में आ जाती थी तो वो उनको टैग करते थे उनकी स्टडी करके, और विंग्स पर टैग लगाकर उनको जाने देते थे। फॉर सेवरल ईयर हिज बेसमेंट वॉज द होम टू 1000 ऑफ मोनार्च इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था वो मोनार्च यानी हज़ारों मोनार्च के लिए घर था, और वहीं पर अलग अलग स्टेज में उनका डेवलपमेंट होता था। इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, और रिचर्ड बताते हैं कि शुरू जो हुआ था मेरा इंटरेस्ट वो धीरे धीरे कम होने लगा बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए। इट्स स्टडीज एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत का काम था और इसका कोई फीडबैक भी ज़्यादा नहीं मिल पाता था, क्योंकि जिन बटरफ्लाइज को टैग किया जाता था वो वापस मिल ही नहीं पाती थी। ईब्राइट सेड इन ऑल टाइम आई डिड इट, और वो बताते हैं कि हर समय बस मैं यही करता था। ही लाफ्ड, और हंसकर वो बताते हैं ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, और केवल इतनी सारी बटरफ्लाइज को टैग करने के बाद केवल 2 बटरफ्लाइज उनको मिली थी, वापस वो पकड़ पाए थे। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ी थी, केवल 75 माइल्स ही उड़ी थी जहाँ वो रहते थे। जबकि उन्होंने सुना था कि जो मोनार्च हैं वो माइग्रेट करके काफ़ी सैकड़ों मील जो हैं वो उड़कर जाती हैं। तो इस तरह से वो ज़्यादा उसमें उत्साहित नहीं हुए और उन्होंने उस काम को वहाँ रोकना ज़रूरी समझा। तो ये तो हो गया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।